नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नया टॉपिक, जो कि है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। पिछली क्लास से हम लोग पाचन के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने इसके काफ़ी सारे ऑर्गन्स यानी अंगों को पढ़ा। ठीक है, बात आती है ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ, जो कि एंजाइम्स बनाती हैं, काफ़ी सारे जूसेस को रिलीज करती हैं, तो उनको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि खाना हमारे मुख गुहा के द्वारा हमारे पेट में जाता है, इन सब चीज़ों के बाद इसका प्रोसेस चलता रहता है। दरअसल हमारे पाचन में एक गति होती है जिसको हम क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। और क्रमानुकुंचन गति को का मतलब ये है कि सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। ठीक है, जो भी खाना हम खाते हैं तो वो जब हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रास नली की अगर हम बात करें तो ग्रास नली में जब खाना जाता है तो खाना जैसे जैसे वो अंदर जाता जाता है तो उस टाइप से वो फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। जो ग्रास नली के मसल्स होते हैं ना, उसकी जो स्किन होती है ना, वो फैलती है, सिकुड़ती है। ठीक है, तो पूरे आहार नाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल तक ये जो गति है क्रमानुकुंचन गति, वो चलती रहती है। ओके, और इसी गति के साथ ही साथ ये जो एंजाइम्स होते हैं, जो कि काफी सारी ग्लैंड्स को हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, उन एंजाइम्स, उन जूसेस के द्वारा जो खाना है वो जो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा हमारे अंदर जा रहा है वो पचता भी जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको इस स्लाइड में देखने को मिल रहा होगा कि दरअसल हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स में। हम सबसे पहले लार ग्रंथियों को पढ़ेंगे, जो कि हमारी मुंह में पाई जाती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में, जो कि सबसे बड़ी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की और सबसे बड़ा अंग भी है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अग्न्याशय के बारे में। और अग्न्याशय के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टमक यानी पेट के बारे में भी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे जूसेस, एंजाइम्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। और इसके बाद फिर हम आंतरीय रसों के बारे में पढ़ेंगे। तो आंत में भी काफ़ी सारे जूसेस, तो हम बोल सकते हैं छोटी आंत जो होती है, क्योंकि खाना जो लास्ट है, एट लास्ट वहीं पर पचता है। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के बारे में, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये 3 जोड़ी होती है। यानी हर जो लार ग्रंथि है वो जोड़ी में होती है, यानी वो पेयर में प्रेजेंट होती है। क्योंकि हर एक प्रकार की लार ग्रंथियों की जो संख्या है वो 2 होती है, तो ये जो लार ग्रंथियां हैं वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की होती है ग्रंथियां। एक होती है कर्णमूल, दूसरी होती है अधोहनु और तीसरी होती है अधोजीवा। ये टोटल अगर हम बात करें हमारे माउथ में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 6। ठीक है, और वैसे हम बात करें प्रकार की तो वो होती है 3। ओके, तो कर्णमूल ग्रंथि 2 पाई जाती हैं, अधोहनु ग्रंथि 2 पाई जाती हैं और अधोजीहा ग्रंथि भी 2 पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो ये तीनों ही प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, ये लार का स्रावण किन किन नलियों के द्वारा करती है। क्योंकि तीनों जो हमारी ग्रंथियां हैं, कर्णमूल, अधोहनु और अधोजीवा, ये तीनों ही अलग अलग तरह की नलिकाओं द्वारा क्या करती हैं, लार का स्रावण करती हैं। अगर बात करते हैं कर्णमूल ग्रंथि की, तो इसकी जो नलिकाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं स्टेंशन नलिका। जो कर्णमूल ग्रंथि होती है वो अपने लार का स्रावण जो है किसके द्वारा करती है, स्टेंशन नलिका द्वारा, स्टेंशन नलिका द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा क्या करती है, लार का स्रावण करती है। दूसरी है हमारी अधोहनु। तो ये जो अधोहनु है, ये अधोहनु जो लार का स्रावण है वो करती है वार्टन नलिका द्वारा। तो इसकी नलिका का नाम क्या होता है, वार्टन। जो कि रेविनस नलिकाओं द्वारा क्या करती हैं, रेविनस नलिकाओं द्वारा क्या करती हैं, लार का स्रावण करती है। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं जो ये क्या करेंगी, 3 तरह अलग अलग नलिकाओं द्वारा स्रावण करती है लार का। अच्छा, लार का स्रावण क्यों करती है, क्योंकि लार में एक एंजाइम होता है, कौन सा, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। और टाइलिन वो एंजाइम है जो कि क्या करता है, मंड का पाचन करता है। तो दरअसल हमारे माउथ में जो लार होती है उसका एक काम होता है कि वो क्या पचाएगा, मंड पचाएगा। मंड या फिर जो रोटी, जो चोखर हम खाते हैं ना, उसको पचाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सिंपल शुगर में। यानी कि जो हमारी शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे ग्लूकोज होता है, उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जो हमारे माउथ में जो कर्णमूल, अधोहनु और अधोजीवा ग्रंथियां होती हैं, ये लार का स्रावण करती हैं, जिसमें टाइलिन होता है और जो मंड को पचाता है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे।
दूसरी हमारी जो ग्लैंड है वो है यकृत, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा अंग भी है। सबसे पहली चीज, ये पित्तरस का स्रावन करती है। पित्तरस यानी बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में प्रेजेंट होता है। पित्तरस का काम होता है कि ये वसा का पाचन करता है, यानी जितनी भी हम तेल मसाले की चीजें खाते हैं, फैटी चीजें खाते हैं, उसका ये पाचन करेगा। ठीक है, घी, दूध, ये मक्खन, ये सब जो चीजें खाते हैं ना, उसको पचाएगा। और दूसरा होता है हेपेरिन, जो कि क्या करेगा, हेपेरिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका काम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं, जैसे हम वेन की बात कर लें, आर्टरी की बात करें, कैपिलरीज की बात कर लें, तो इसमें ब्लड को, जो हमारा रक्त होता है ना, उसको जमने से रोकती है। क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स में अगर जो ब्लड है अगर वो जमने लगेगा तो ये कितनी खतरनाक चीज है ना, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, है ना। तो क्योंकि जो ब्लड है वो फ्लो ही नहीं हो पाएगा, तो ये हेपेरिन क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स है ना, उसमें जो रुधिर का थक्का है, ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग है ना, उसको रोकेगा। ओके, तो हेपेरिन का काम ये है। और इसके अलावा भी ये 1/3 पार्ट जो है ब्लड का, वो स्टोर भी करता है, जो हमारा यकृत होता है वो, ठीक है, ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ये क्योंकि जो ग्लूकोज है अगर उसकी मात्रा बॉडी में ज्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये काम होता है किसका, यकृत का। तो दूसरा भी हमने पढ़ लिया यकृत। अब हम तीसरे पढ़ते हैं किसके बारे में, अग्न्याशय के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। अग्न्याशय जो पेनक्रियाज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हम बोल सकते हैं जो ग्लैंड है वो है, क्योंकि जो अग्न्याशय है वो दो तरह से काम करती है। एक तो ये बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। यानी ये एक हार्मोन भी बनाती है जिसको इंसुलिन भी बनाती है, इंसुलिन हार्मोन बनाएगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मैंने यहाँ पर लिख नहीं पाया, सॉरी। ठीक, जो अग्न्याशय होता है ये इंसुलिन हार्मोन बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाता है, इंसुलिन हार्मोन बनाता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन का क्या करता है, स्रावन करता है अग्न्याशय। ठीक है, ये इंसुलिन हार्मोन बनाएगा जो कि क्या करेगा, ग्लूकोज को नियंत्रित करेगा। ठीक है, कंट्रोल करता है ग्लूकोज की मात्रा को। ठीक है, और क्योंकि जो मधुमेह रोग है अगर इसकी मात्रा, इंसुलिन की मात्रा घट बढ़ जाती है तो इसी के कारण से जो मधुमेह रोग है यानी कि जो डायबिटीज है वो हो जाती है। ओके, तो एक चीज तो कि अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है जो कि इंसुलिन हार्मोन बनाकर करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में, यानी ये एक्सोक्राइन की तरह कैसे काम करेगा। तो ये इसमें कुछ एंजाइम्स बनते हैं। सबसे पहले बनता है इसमें काइमोट्रिप्सिन, दूसरा बनता है ट्रिप्सिन, तीसरा बनता है एमाइलेज और चौथा बनता है लाइपेज। ठीक है, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं ट्रिप्सिन से। काइमोट्रिप्सिन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम बनाती है, ट्रिप्सिन का काम होता है ये किसको पचाएगा, कार्ब्स को पचाएगा। कार्ब्स यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको पचाता है। जो एमाइलेज है ये प्रोटीन को पचाता है और जो लाइपेज है ये वसा को पचाता है। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन है ये किसको पचाएगा, कार्ब्स को पचाएगा। जो एमाइलेज है ये किसको पचाएगा, प्रोटीन को। और जो लाइपेज है ये किसको पचाएगा, फैट को, ये फैट को पचाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत की। ठीक है, अब बृहदांत्र क्या करते हैं उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अमाशय को, क्योंकि अग्न्याशय के बाद हम अमाशय को पढ़ना चाहेंगे। तो अमाशय यानी जो स्टमक है, सबसे पहली चीज तो कि इसमें HCl का स्रावन करती है ये, क्योंकि इसमें HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होगा, जो भी अमाशय में जो भी एंजाइम्स हैं जैसे कि पेप्सिन है, रेनिन है, तो ये इन दोनों को क्या बनाता है, क्रियाशील बनाता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये अम्ल है, तो ये क्या बनाएगा, क्रियाशील बनाएगा। और जो क्षारीय जो भोजन होता है उसको किसमें बदल देगा, ये अम्लीय कर देगा। ठीक है, अभी HCl के बाद जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन पर काम। ठीक है, ये क्या करेगा, भोजन के प्रोटीन पर क्या करेगा, यानी कि जो प्रोटीन की चीजें होंगी उनको पचाएगा। और रेनिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रेनिन का से काफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये दूध को फाड़ने का काम करता है, यानी दूध से दही बनाएगा। तो हमारे पेट में जो रेनिन एंजाइम है ये क्या करता है, ये दूध के प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, यानी दूध पर ही काम करेगा, जो दूध प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है। ओके, बात समझ में आई। अब अमाशय के बाद हम पढ़ते हैं छोटी आंत को, क्योंकि अमाशय के बाद हम पढ़ेंगे छोटी आंत को, फिर हम पढ़ेंगे बड़ी आंत को। अब छोटी आंत में काफी सारे एंजाइम्स बनते हैं, क्योंकि इन द एंड जो खाना है वो सबसे लास्ट में छोटी आंत में पचेगा। ठीक है, छोटी आंत में काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि सुक्रोज हो गया, एरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज। इन सभी का जो काम है वो मैं बताती हूँ। एरेप्सिन, ठीक है, बस सुनते जाना ध्यान से और आप अपने नोटबुक में भी नोट करते जाना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपको छोटी सी चीज में बहुत ज्यादा समझाना चाहती हूँ। मैं वही चीज लिख लिख करके आपको बताऊं तो आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं। ठीक है, आप वो चीजें आप खुद से भी कर सकते हो। ये जो एरेप्सिन
जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन को पचाएगा, जो प्रोटीन अभी पच के आ रहा था, अब जो अध बचा प्रोटीन है उसको पचाएगा। ठीक है, जो माल्टेज है ये बनाता है माल्टोज। ठीक है, तो ये बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है उसको माल्टोज को पचाएगा। ठीक है, जो बचा कुचा जो ग्लूकोज होता है ना उसको। ठीक है, क्योंकि माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज इन तीनों का काम यही है कि जो अधपचा जो शर्करा होता है उसको ग्लूकोज में, ठीक है, बाकी सारी चीजों में ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जो माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज है, क्योंकि ये तीनों ही जो टाइप्स है ये ग्लूकोज के ही हैं, तो ये ग्लूकोज को ही पचाएंगी। ठीक है, जो ग्लूकोज पचता आ रहा था ना शर्करा, उसको और पचाएंगे। और लास्ट में जो लाइपेज है, ये लाइपेज करता है वसा प्रक्रिया, यानी कि ये वसा को, जो ग्लिसरॉल है या फिर जो वसीय अम्ल है, छोटी छोटी बूंदों में फैटी जो लिक्विड होता है उसमें ये कन्वर्ट कर देंगे। किसको? लाइपेज जो है किसको? वसा को पचाएगा और वसीय तेल में छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वसा की, उसमें ये इसको बदल देगा। ठीक है, तो ये था छोटी आंत में। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है, मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर के साथ ही साथ जो मिनरल्स होंगे उसके, उनको पचाएगा। ठीक है, सॉरी, उनको अवशोषित करेगा। ठीक है, तो बड़ी आंत का काम क्या होता है कि ये जल को और लवण को क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये क्या था? ये था, हमने पढ़ा किसके बारे में? एंजाइम्स के बारे में, या जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में जो कि पाचन में सहायक होती हैं, उनको हमने पढ़ा। और हमारा जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट हो चुका है, जो फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब रेस्पिरेशन को, यानी श्वसन क्रिया के बारे में। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।